नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बौखलाए सहमे डरे हुए भाजपाई साहेब के लिए 56 इंच के वाले साहेब के लिए क्या मुसीबत बन गए हैं। अब ऐसे बयान आने लगे भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से कि राहुल और अखिलेश के घर फूंक दिए जाएंगे। तो ये बौखलाहट डर नहीं तो और क्या है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के पीछे छिप करके राहुल गांधी को और राहुल गांधी के सवालों को दबाने की कोशिश की जाए तो ये मोदी कैंप की बौखलाहट और डर नहीं है तो क्या है। आज बिल्कुल भूमिका नहीं, क्योंकि कार्यक्रम में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत कंटेंट है और हर विषय पर चर्चा भी करनी है, तो कोई भूमिका नहीं। मैं सीधे खबर पर आता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, स्वागत है आपका। पुष्पेंद्र भाई धन्यवाद। को आज जोड़ा है कई सारे मसलों पर चर्चा करने के लिए। कल जो वोट डिलीशन वाला खेल पकड़ा गया, जिसके बाद ज्ञानेश कुमार थेथरई से, ढिठाई से कुछ भी अंड का बंड जवाब दे रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, अंड बंड कुछ भी बकने लगता है आदमी जब गड़बड़ हो जाता है दबाव में, तो बकने लगे हैं। उससे अलग राहुल गांधी ने कल एक पोस्ट और कर दिया। इस खुलासे के बाद एक पोस्ट किया, मैं सीधा पोस्ट आपको दिखाता हूं और क्या हो रहा है उसकी वजह से ये दिखाता हूं। ये राहुल गांधी का पोस्ट है। देश के युवा, पढ़िए एक एक लाइन। देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। बस इतनी सी पोस्ट है। इसमें कहीं पर भी आंदोलन नहीं है, कहीं विद्रोह नहीं है, कहीं क्रांति नहीं है। देश के नौजवान युवा जेनजी संविधान और लोकतंत्र बचाएंगे। साहब, इसमें क्या बुरी बात है। देश के युवा क्या संविधान रौ देंगे? बचाएंगे। इसके लिए तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि राहुल गांधी को इस देश के भविष्य पर पूरा भरोसा है। लेकिन जेनजी देखते ही, ये जेनजी शब्द जो है ना, ये भाजपा के लिए रात में आने वाला वो सपना है। और खासकर 7 लोक कल्याण मार्ग में सपना ज्यादा आता है कि डर के मारे रात में 4:30 बजे नींद खुल जाती है लोगों की और वो डिलीट करना शुरू कर देते हैं। कल देखा था आपने ना, 4:07 पर कोई आदमी उठता है और धनाधन 36 सेकंड में 2 वोट डिलीट कर देता है। तो ये वो जेनजी शब्द है। ये जेनजी है जिसने नेपाल में तख्ता पलट करवा दिया। भागा भ्रष्ट प्रधानमंत्री, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मंत्री, एक आध तो लात पड़ी तो फुटबॉल जैसे उछल गए। तो ये देखा है, ये जेनजी से डर जाते हैं और बौखलाहट शुरू हो जाती है। अब मैं फिर भूमिका में कुछ नहीं, मैं जरा आपको रिएक्शन सुनाता हूं, रिएक्शन दिखाता हूं। पुष्पेंद्र भाई हमारे साथ रुकिए, ये सब देखेंगे तब मन का उद्गार पूरे रूप में, अपने असली स्वरूप में बाहर आएगा। जरा भैया दिखाइए। देखिए, जब नेपाल जैसी क्रांति आएगी तो राहुल अखिलेश का घर फूंक दिया जाएगा। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का बयान। राहुल अखिलेश का घर फूंक दिया जाएगा। अच्छा, क्यों फूका जाएगा आगे हम समझने की कोशिश करेंगे भाई। हो सकता है सुब्रत पाठक भविष्यवाणी भी करते हो, अपना हार गए चुनाव वही ना पता रहा हो, खाली बाकी सब पता हो इनको। ये देखिए, वही बात पीटीआई ने भी ट्वीट करके इनके स्टेटमेंट में बताया है कि सुब्रत पाठक ने कहा है कि एक्स एमपी ने, कि अगर नेपाल जैसा होता है तो राहुल अखिलेश का घर फूंक दिया जाएगा। अब चलते हैं जरा बाइट पर। सबसे पहले परम प्रतापी निशिकांत दुबे, दुबे जी को सुनाइए तो। वो माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से कर रहे हैं, उनको अपने बारे में नहीं पता है। 1 लाख लोगों को कैसे नेता बनाना है, ये हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कैंपेन कर रहे हैं, परिवारवाद के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। जैन जी क्या कर रहा है? वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो परिवारवाद कौन देखेगा? नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वड्रा जी, कौन देखेगा? परिवारवाद के सबसे बड़े समर्थक आप हो, तो जैन जी भगाएगा तो सबसे पहले आपको भगाएगा। आपके साथ जो समुच्चय पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां हैं? अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी, करुणानिधि जी, स्टालिन जी, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। तो आपने जो परिवारवादी पार्टियों का समुच्चय बना रखा है, आप भागने को तैयार हो। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार किसके ऊपर है? लालू प्रसाद जी के ऊपर भ्रष्टाचार है, स्टालिन जी के ऊपर भ्रष्टाचार है, करुणानिधि जी तो इस देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनको कि भ्रष्टाचार के आधार पर सैक किया गया। चाहे 2G घोटाला हो, कोलगेट घोटाला हो,
किसके ऊपर है? बोफोर्स का घोटाला किसके ऊपर आरोप है? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें क्या करना है ये आप सोचो। हम तो एकदम पूरे क्लियर हैं कि इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने सेकुलर बनाया, तो हम सेकुलर रहेंगे। लेकिन नेपाल में ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है जैन जी, और बांग्लादेश में जो है वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस्लाम में मतलब बुर्का प्रथा, हिजाब प्रथा ये लागू करना चाहता है। हम तो लागू नहीं होने देंगे। हम तो चाहते हैं कि ये देश सेकुलर है, सेकुलर ही रहेगा, जो बाबा साहब अंबेडकर बोलकर गए हैं। आपने भले संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया, ये इंदिरा जी ने, एक गरीब आदमी जो है अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, लेकिन हम तो संविधान की रक्षा करेंगे जो संविधान आपने कर दिया। तो इस बार जो है, पिछली बार जो हमसे चूक हो गई थी कि निर्भया कांड में और अरविंद केजरीवाल जी के अन्ना हजारे के आंदोलन में जो है हमने साथ नहीं दिया था, क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते थे कि देश में क्योस हो। इस बार जैन जी जब आंदोलन करेगा तो हम उसके साथ होंगे, और जैन जी दो ही काम करेगा, परिवारवादियों को भगाएगा, भ्रष्टाचारियों को भगाएगा, और ये देश जो है, जो सोरोस, रॉकफेलर फाउंडेशन और यूएसएड के साथ मिलकर, और जो चाइनीज के पीएलए के साथ मिलकर जो है राहुल गांधी इस देश को गुमराह करना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं, उस तोड़ने की साजिश खत्म होगी और यहाँ का लोकतंत्र जो है स्मूथ चलेगा। अच्छा, मैं दर्शकों से बता दूं, कार्यक्रम में बहुत सारे बयान और विश्लेषण है, तो थोड़ा कार्यक्रम लंबा होगा, हमारे साथ रुकिएगा। अभी ये जो कार्यक्रम है उसका 1% आया है। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल से लेकर के और पाकिस्तान के कनेक्शन तक, सैम पित्रोदा तक, सब इसमें चर्चा में है आज। लेकिन पहले निशिकांत ने कहा वंशवाद, तो ये सब यही फंसेंगे, राहुल, लालू का परिवार, करुणानिधि। वंशवाद, नेपोटिज्म और जेनजी समझ ही नहीं पाए। जो नेपाल में जेनजी का विद्रोह था, मैं पुष्पेंद्र भाई से छोटे छोटे सवाल जवाब करेंगे। जो विद्रोह था पुष्पेंद्र भाई, वो ओली पे ऐसा नहीं था कि ओली के पिताजी प्रधानमंत्री थे, ओली बन गया और बेटा प्रधानमंत्री बनने जा रहा। वो उस नेपोटिज्म की बात थी कि सत्ता में बैठे नेता और अफसरों के बच्चे मौज कर रहे हैं और आम नेपाली वो संघर्ष कर रहा है रोटी के लिए। इस पर आंदोलन था वो। ये भूल जाते हैं। मैं ये पार्ट अगर कटवा करके कोई सुनाना चाहे तो सुनवा देगा दुबे को। ये जब जेनजी ये देखेगा ना, तो ये देखेगा कि हम तो झंडा लेकर के कांवड़ का यात्रा कर रहे हैं, और निशिकांत दुबे नेपाल में, वो कश्मीर में जाकर के सबसे महंगे रिजॉर्ट में अपनी सालगिरह मना रहा है। ये जेनजी देखता है कि देखो देश में गरीब कहां पर है और ये सत्ताधारी कितना मौज मार रहा है। उसके बाद वो देखेगा कि निशिकांत दुबे के दोनों बेटे कहां पढ़ रहे हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल की छत गिर जा रही है, उसमें बच्चा दब के मर जा रहा है, और निशिकांत के दो बच्चे जो है, वो बच्चे राजपुत्र विदेशों में राज कर रहे हैं। वो लाखों करोड़ों की फीस दे करके मौज मार रहे हैं विदेश में। वो अनुराग ठाकुर के बच्चों को खोजेगा कि वो बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, वो बांसुरी स्वराज कहां से पढ़ के आई है, ये पता करेगा बाबूजी। दुबे जी, पहले आंदोलन पढ़ा करो, समझा करो भाई। पढ़ते लिखते नहीं हो, दिक्कत तो ये खाली बोलते हो, आईडी देखा सामने चालू हो गए। पहले एक एक पार्ट पे। पुष्पेंद्र भाई, ये जेनजी आंदोलन नहीं समझ पाए लग रहा है। ये नेहरू इंदिरा कर रहे हैं, उस पर नहीं है। जिनके बच्चे मौज मार रहे हैं उस पर था जेनजी। जरा बताइए इनको। देखिए आशीष जी, जो राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है, उसके बाद इनका सारा सिस्टम हिल गया है। हाँ। और उसके ऊपर जब जेनजी युवा स्टूडेंट्स जो है देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाएंगे, इस प्रकार के आशय का एक ट्वीट राहुल गांधी ने किया, तो इनको जेनजी का भूत नजर आने लगा। जो नेपाल में जेनजी के भूत ने भय, भूख और भ्रष्टाचार, नेपो किड्स और जो है नेपोटिज्म जो फैला हुआ है, जो लूट मचाई हुई है, जो लोकतंत्र पे कब्जा किया हुआ है कुछ लोगों ने, और किस तरीके से उनके बच्चे देश विदेश में मौज उड़ा रहे हैं, और सामान्य गरीब और मेहनत कश किसान, मजदूर, नेपाली जो है, वो 2 जून की रोटी भी जिसको मुयस्सर नहीं हो रही है, वो उसकी वजह से वो आंदोलन हुआ था। और क्योंकि उस बात को ये बार बार उठा रहे थे जेनजी, इंटरनेट पर बैन कर दिया गया कि साहब, क्योंकि हमें वो बातें बाहर नहीं आने देनी चाहिए जो हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं शासकों की। तो शासकों ने, जो ओली शर्मा और उनका कैबिनेट था, सरकार थी, उन्होंने कहा भाई नहीं, ये बातें बाहर आएंगी, हमारी छवि खराब होगी, तो हम इसके ऊपर बैन लगा देते हैं।
यही काम कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी का और वोट चोरी के माध्यम से अवैध सरकार बनाने का जो खेल है, और अवैध सरकार बनाने के बाद देश के सारे संसाधनों को कुछ कुछ पूंजीपतियों के हाथ में और नेताओं के पुत्रों के, चाहे वो जय शाह हो, चाहे वो अमित शाह का जो बेटा है या सिंधिया का जो बेटा है, और बाकी निशिकांत दुबे और बाकी जो राजनाथ सिंह के बेटे हैं, वो तमाम खुलासा जो है आपने भी किया और सारे इंटरनेट पर वो चीजें यहाँ पर भी चल रही हैं। तो इससे इनका सिस्टम हिल गया। इससे इन्होंने कहा कि भैया हम इस चीज को जोड़ देते हैं राहुल गांधी से। अरे राहुल गांधी के परिवार ने तो देश का सबसे अमीर, लगभग अमीरों में से आता था परिवार, इतने बड़े त्याग बलिदान करके सारी संपत्ति दान करके 14-14 साल, 10-10, 12-12 साल जेल काटी। उसका संघर्ष बलिदान देखो, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने जो है, उनकी कुर्बानियां इस देश के लिए हुई उसको, और 10-12 साल से जो है पप्पू का टैग लगवा करके भी सड़कों पे गली गली हर किसान के, मजदूर के, मणिपुर के, पंजाब के, हर जो भी देश में दुखियारा है उसकी मदद करने के लिए राहुल गांधी जो है जा रहे हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो इनका घर जला दी जाएंगे। वास्तव में आप उल्टी बात कहना चाह रहे हो। मन में आपके ये है कि अगर जेनजी उठ खड़ा हुआ और जो वोट चोरी का खुलासा इस देश में हो गया है और अवैध सरकार आपकी साबित हो गई है देश की नजरों में, आप कोई पॉपुलर प्रधानमंत्री नहीं हो, सारा देश जान चुका है, तो कहीं तुम्हारे ऊपर ये अटैक ना हो जाए जेनजी के माध्यम से। इस घबराहट में इस तरह के बयान जो है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके घर जला दिए जाएंगे या तेजस्वी यादव को ये कर दिया जाएगा, ये जा रहे हैं, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सारे नेता लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पीडीए, पिछला दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मोदी सरकार और इनके तमाम मंत्री केवल जो है धन्ना सेठों के लिए नीतियां बना रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष कर क्या कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं इस देश में, अवैध रूप से गद्दी पे बैठे हुए हैं। ये खुलासा होने के बाद ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक सामान इस देश में तैयार हो गया है, जो कोई भी सूरत आगे जाके अख्तियार कर सकता है। यही भय इनके मन में दिखाई दे रहा है। जी, मैं और बहुत सारी चीजें हैं कि करके दिखाते जाए। भैया अगली बाइट चलाइए, जरा फटाफट चलाइए, सुनिए गौर से, आप लोग सब लोग सुनिएगा इनको एक एक को। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जेनजी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। राहुल गांधी का एक्स पे ये पोस्ट, ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे हैं। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाज आए राहुल गांधी। अब गौर कीजिएगा, एक तो कम से कम सिंगल स्क्रिप्ट पे चलना चाहिए। निशिकांत ने कहा, सुब्रत पाठक ने कहा कि राहुल और अखिलेश का घर जला दिया जाएगा। निशिकांत ने कहा इस बार आंदोलन होगा तो हम साथ रहेंगे, जबकि वो अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन, ये दोनों आंदोलन के आप भी गवाह हैं और हमने भी देखा है। हम तो एक्सेप्ट भी किए हैं कि हम मूर्ख थे कि हम भी उसमें शामिल हो गए भावनाओं में बह के। हम मूर्ख थे, मानते हैं। उन दोनों आंदोलनों को आपने भी देखा है। पूरा संघियों का प्रायोजित आंदोलन था, पूरा संघी थे उसमें, कह रहे हैं हम नहीं थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना मिसमैच है। वो कह रहे हैं कि राहुल अखिलेश का घर फूंका जाएगा, ये कह रहे हैं कि देश को भड़का रहे हो। अरे देश को भड़का रहे, वो कह रहा है कि राहुल अखिलेश का घर फूंका जाएगा, ये कह रहे हैं देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरे भैया वही खतरे में है, आपका सांसद कह रहा है। अच्छा, ये शाहनवाज हुसैन है, पहले इनको हम पढ़े लिखे शिक्षित प्रवक्ता में गिना करते थे और हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन दौर देखिए आप, मोदी राज में ये भी उलझुल बकने लगे हैं। मैं और एक दो सुनवा दूं तब आता हूं। अगला लाइए, अगला फटाफट। देखिए, नेपाल का उदाहरण अलग है। जिस देश के अंदर में धर्म आधारित राजनीति की दिशा तय होती है, वहां ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है। कोई भी अधिनायकवाद का विचार इस देश की जनता ने स्वीकार कभी नहीं किया है। इसलिए भारत की तुलना नेपाल से अगर आप कर रहे हैं
तो भारत की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, भारत का जनसंख्या घन तो देख लीजिए, भारतवर्ष की जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको देख लीजिए। वैचारिक असहमति रहे, लेकिन आप नेपाल से तुलना कर रहे हैं, इसका मतलब भारत के पुरुषार्थ को आप चुनौती दे रहे हैं। ये सबकी मानसिक स्थिति खाली देखिएगा। ये कह रहे हैं कि धर्म आधारित राजनीति जहां होती है वो ऐसा वहां वैसा होता है। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि भारत में होने की सबसे ज्यादा आशंका है। भारत में भाजपा की पूरी राजनीति जन्म से लेकर के और आज तक धर्म आधारित ही, उसके अलावा किया क्या? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा करके जाएंगे, उंगली पकड़ा के रामलला को लाएंगे। इसके अलावा क्या किया है देश में? नीरज कुमार, मतलब नीतीश कुमार से लेकर नीरज कुमार तक सबकी स्थिति एक ही है। क्या बोल रहे हैं खुद नहीं पता है। अब एक और सहयोगी सुनिए। इन पर इनकी संपत्तियां, करोड़ों की संपत्ति सीज हो गई थी। तो ये देखिए कैसे भक्ति है इनकी। नाम प्रफुल्ल पटेल है। एविएशन में जब नाम आता है फ्रॉड का, तो सबसे पहले इनके ऊपर लगे आरोपों पर ध्यान जाता है, जो इन पे आरोप लगे थे और सीबीआई जांच लगी थी। देखिए, राहुल गांधी बिना जवाबदारी से बहुत सारी बातें करते हैं और एक जिम्मेदार आदमी ने बांग्लादेश की कोई घटना का यहाँ पर उल्लेख करना, नेपाल का उल्लेख करना, ये बहुत ही दुखद है। जो लोकशाही आज हमारे भारत में है, उसी की भरोसे, उसी की ताकत पर आज हमारा देश एकता और अखंडता बनाए रखा है और इसका हमको गौरव होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। विश्व में चंद ऐसे देश हैं जहां पर आज लोकशाही, लोकतंत्र टिका हुआ है और आज हमारे भारत में 145 करोड़ की आबादी में करीब 90-95 करोड़ वोटर जब अपना वोट डालते हैं, तभी सरकारें चुनी जाती हैं, प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसके बारे में ऐसे हल्का यहाँ पर भाष्य करना इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया के बारे में, ये बहुत ही दुखद बात है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जो चीजें वो मांग रहे हैं 2 साल पहले दे चुके हैं। चुनाव आयोग ने जो भी अपनी जिम्मेदारी है वो निभाने का काम किया है और अगर हम उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और बार बार अगर ये जिनको बोलते ना 100 बार एक झूठ को बोल बोल के सही बताने की कोशिश, ये राहुल गांधी के माध्यम से हो रही है। मैं समझता हूं कि देश की जनता इनसे बहुत अच्छे से वाकिफ है। जब बाढ़ आती है तो एक बांध बांधा जाता है, तो उसी तरह से हार निश्चित है तो एक झूठ का एक बांध बांधकर अपना हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ने का काम हो रहा है। राहुल गांधी देश जानता है। अगर इनको जान ले देश, ये प्रफुल्ल पटेल है, इनकी संपत्ति जरा जाके आप लोग पढ़िएगा और इन पर मोदी जी की ही सरकार में कितनी जांच और कितनी संपत्ति, करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इनकी सब जांच के दायरे में थी। वो सीज थी संपत्ति, वो संपत्ति सब रिलीज हुई है जब से राहुल गांधी के झूठ को पकड़ लिए हैं, तब रिलीज हो गई सारी संपत्ति के करके। ये सब है इस देश पर। आप समझ लीजिए, इस देश में नेपोटिज्म और जेनजी, इस देश में जेनजी सो रहा है अभी। इस देश में मैं बताऊं सो रहा है। एक बाइट और सुना दे, फिर हम चलेंगे पुष्पेंद्र भाई के पास। भैया मनोज झा सुना दीजिए, विपक्ष से भी एक आ जाए। नहीं, उन्होंने कई और चीजें कही हैं। उन्होंने युवाओं, छात्रों, सबका नाम लिया। जेनजेड तो मीडिया ने पकड़ लिया नेपाल सुन करके, मतलब उसके दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने कहा कौन रोकेंगे, भारत का लोकतंत्र रोकेगा। भाई बीमार पड़ गया है, संस्थाओं को जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे। और आप देखिए, बिहार में ही जब तेजस्वी जी और राहुल जी ने वो यात्रा निकाली, तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण किस बात को दर्शाता है? इवन बीजेपी के सपोर्टर्स के मन में, वोटर्स के मन में ये एक खौफ बैठ गया है कि मेरा वोट क्या उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है? क्या मैं स्वतंत्र हूं? क्या मेरे वोट का वही मतलब रहा जो कई वर्षों पहले हुआ करता था? ये एक ऐसा क्रिटिकल क्षण है हमारे लोकतंत्र के लिए कि अगर हमने सारी चीजें दुरुस्त नहीं की तो ये भरभरा के गिर जाए। बस पुष्पेंद्र भाई, सुन लिया आपने सबको, शाहनवाज हुसैन से लेकर के प्रफुल्ल पटेल तक को। जी और नीरज कुमार को ज्यादा सुना होगा आपने। नीरज कुमार की धर्म आधारित राजनीति जहां होती है वहां ऐसा होता है। बताइए। देखिए आशीष जी, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूं कि जो युवा है ना हमारे देश में, 35 साल से नीचे के लगभग 65% लोग 35 साल से नीचे ही हैं। और अगर 40 साल से नीचे का ले लें तो ये आंकड़ा और बड़ा 70-75% तक पहुंच जाता है।
तो हमारा देश जो है युवा देश माना जाता है। और क्योंकि भय, भूख, भ्रष्टाचार की वजह से यहाँ भयंकर बेरोजगारी फैली हुई है। अगर कोई जॉब 5,000 पोस्ट निकले तो उसके लिए 50 लाख आदमी एप्लीकेंट वहां पहुंच जाते हैं। चपरासी की भी हो तो पीएचडी होल्डर तक वहां पहुंच जाते हैं। हाँ, तो इनको ये भय है कि क्योंकि बेरोजगारी इतनी फैली हुई है, जैसे ही बेरोजगार युवा जो खाली बैठा हुआ है उसको ये पता लगेगा कि इन्होंने हमारा रोजगार तो दिया ही नहीं, हमारा भविष्य तो चौपट कर ही दिया, ये चोरी से भी बैठे हुए हैं, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और चोरी से ही नहीं बैठे हुए, भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारे धन संपत्ति को अपने कुछ चमचों अदानी अंबानी के पास जो है भेज दिया गया है। इसी की वजह से जो है निवेश नहीं हो पा रहा है, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है, और हमें बेरोजगारी का सामना, महंगाई का सामना, और बाकी शिक्षा, चिकित्सा कुछ भी इस देश में नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बुरा हाल है, पुल बनते हैं और गिर जाते हैं, गड्ढे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, जो जेन जी है, युवा है, उनको बहुत ज्यादा बेतहाशा परेशान करती है, क्योंकि उनका भविष्य ज्यादा दांव पर है, क्योंकि उनको बहुत साल तक अभी इस देश में जीवित रह करके और जीवन बिताना है। जो बुजुर्ग है वो तो सोचते हैं चलो 5-10 साल, 15 साल में हम निकल लेंगे, लेकिन युवाओं की तो पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई है। तो जब भी क्रांति होती है कहीं भी विश्व में हो, तो वो युवा ही करता है। और नेपाल में जेन जी ने किया, चाहे आप बांग्लादेश में देख लें, वहां भी युवा ही थे, श्रीलंका में भी युवा ही थे। लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में ये जो संगीत बज रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा तेज भनक और धमक जो है इनके कानों में पड़ रही है, मोदी और इनके, इससे ये बिल्कुल घबरा गए हैं। ये भाई किस तरीके से रातों रात 2-3 दिन के अंदर जैन जी ने सारा तख्ता पलट कर दिया। किसी भी संवैधानिक संस्था में उनको कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने संसद में आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, चुनाव आयोग से लेकर के प्राइम मिनिस्टर के घर और मंत्रियों को निकाल निकाल के सड़कों पे पीटा। हम ये नहीं कह रहे, ना हम चाहते, हम शांति प्रिय देश है, संविधान के अनुसार चलने वाले देश है कि ऐसा भी हो। लेकिन जब संविधान ही टूट जाए, इंस्टीट्यूशंस ही चोरी में मदद करने लगे सरकार की, और एक माफिया तंत्र जो है ऊपर काबिज हो जाए सारी चीजों को के ऊपर, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट भी आंख पे पट्टी बांध के बैठा रहे, तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो इससे ये घबरा गए। और हिंदू राष्ट्र की बात कर दी आपने, देखा निशिकांत दुबे ने तो कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे वो, और दैनिक जागरण ने, मुझे आश्चर्य हो रहा है बताते हुए, यही हेडलाइन दी थी। जबकि उन्होंने बहुत मीडिया को, हमारी वाली मीडिया को भी वहां बहुत पीटा नेपाल में, बहुत कि पीटा। साहब हाँ, आप जो है ये ऐसी हेडलाइन दे रहे हो कि टिकटॉक की वजह से या सोशल मीडिया की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। दौड़ा दौड़ा करके मारा उनको कि साहब ये प्रोटेस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ है, नेपो किड्स, नेपोटिज्म के खिलाफ है, और लोकतंत्र का जो ह्रास हो रहा है, और जो है सत्ता सारी, और सारी सारी संसाधन कुछ लोगों के हाथों में सिमट गए हैं, इसके खिलाफ है। तो वो चीज भी वहां स्पष्ट रूप से निकल के आई। यही चीज यहाँ पर है, क्योंकि इनको मालूम है कि जो आग वहां लगी उससे ज्यादा मात्रा में और उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर भूसा हमने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है, पेट्रोल डाल करके। जो जो राहुल गांधी ने का बयान भी आया था कुछ साल पहले कि भाई जो है राहुल गांधी का बयान आया था, पूरे देश में इन्होंने पेट्रोल छिड़का हुआ है। उसके बाद सांप्रदायिकता की आग भी, और आपस में मतभेद भी इन्होंने बहुत ज्यादा फैलाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं, ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ पूरे देश में फैला हुआ है। युवाओं का बेरोजगार होना, किसी को रोजगार न देना, आंदोलन होना तो सरकार द्वारा सुनवाई न किया जाना, लोकतंत्र में वोटों की चोरी करना, लोकसभा में माइक बंद कर देना, विपक्षियों को नहीं बोलने देना, कोई भी प्रश्न उठाए उसको कैंसिल कर देना, और अपना दम दिखाना। तो इन सब चीजों के जवाब में जब युवा देखता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो अंत में उसको सड़कों पे उतरना ही पड़ता है। ये हमारे आसपास तो हुआ, ये 3 देशों में, ये पिछले दिनों इंडोनेशिया में हो चुका है, म्यांमार में हो चुका है, फ्रांस में हो चुका है। चाहे उनके मुद्दे अलग अलग हों, लेकिन बेसिक बात उनकी यही थी कि अगर सरकार हमारे अनुसार नहीं चलेगी तो उस सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकने की शक्ति रखते हैं। इसी चीज से ये बहुत ज्यादा घबराहट है पूरे सोशल मीडिया पर। जेन जी उतना ज्यादा शायद नेपाल वाले टाइम पे नहीं चला जितना अब चल रहा है। तो ये इनकी घबराहट को बढ़ा रहा है, और निश्चित रूप से जेन जी ही इस देश को अंत में बचाएगा। जब सिस्टम, संविधान और संस्थाएं फेल हो जाएं, तो देश के नागरिकों को ही आगे बढ़ के संविधान को बचाना होगा। लेकिन हम फिर भी अपील करते हैं कि सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मान जाओ, ये लोग भी मान जाएं। वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में केंद्र सरकार अवैध सरकार है,
हरियाणा की, महाराष्ट्र की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की तमाम अवैध सरकारें हैं, इन सबको बर्खास्त करके इस देश के अंदर उन्हें चुनाव होने चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। और यही बात हमारे दर्शकों के मन में भी है। दर्शकों को भी मैं बता दूं, इस वीडियो के नीचे मैंने तो देखा नहीं क्या कमेंट आ रहे हैं, लेकिन सारे कमेंट 99% हमारे फेवर में आएंगे। इन कमेंट्स को सरकार पढ़ती है कि भाई ये जो बोली जा रही है बात, जनता का क्या मूड है। वो वास्तविक सर्वे होता है, देश के विदेश के कोने में बैठे बैठे हमारे जो दर्शक हैं पूरे विश्व से कमेंट देते हैं, उससे पता लग जाता है इनको कि भाई गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कितनी व्यूअरशिप है उससे पता लगता है। राहुल गांधी की स्पीच को कितने लोग देख रहे हैं और मोदी की स्पीच को कितने लोग देख रहे हैं, इससे इनको पता लगता है। तो इन सब चीजों से ये भयंकर डरे हुए हैं। और सबूत, जो अकाट्य सबूत, जो बुलेट प्रूफ सबूत राहुल गांधी ने पेश किए हैं, और इनको ये भी मालूम है कि आगे जो हाइड्रोजन बॉम्ब आता है कहीं वो सीधा वाराणसी में ना गिर पड़े, और वाराणसी में मोदी बेईमानी करके जीते हैं ये साबित ना हो जाए। ऐसे सबूत अगर सामने आ गए तो दौड़ा देगी जनता इनको। तो इस चीज से पहले ही भूमिका बना रहे हैं, डरे हुए हैं, यही इनके सारे बयान बताते हैं। जी जरा अभी अगले पार्ट पर, यहीं पर नहीं है, बेसिकली असली खेल जो है वो खेल जेनजी से बचने के लिए एक ही खेल है भाजपा के पास, जो बतौर पत्रकार मुझे लगता है नेपाल में 2 संप्रदाय नहीं थे बांटने के लिए, बांग्लादेश में बांटने के लिए संप्रदाय 2 नहीं थे। भारत में कोई भी आंदोलन सरकार, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, किसी के खिलाफ अगर रोकना हो तो भारत के पास एक हथियार है, खासकर शातिर लोगों के पास। भारत में कई धर्म, बहुधर्मी देश, आपस में लड़ा दो तो कोई सरकार से कौन लड़ेगा, आपस में ही कोई सनातन की रक्षा कर रहा है, कोई मुसलमानों से खतरा आकलन करने में लगा हुआ है। तो इसमें उलझा रखा है और उसी कड़ी को आगे फिर आज भी बढ़ाया है। जब ये चारों तरफ से कल से घिर गए, कल से भयंकर घिरे हैं। इस देश में जो भाजपा माइंडसेट का आदमी है, पुष्पेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा, उससे भी हम लोग बातचीत करते हैं लोगों से, उनके भी मन में है कि यार चोरी तो करते हैं, भले वो आखिर में करता है, आखिर में कहता है कि चाहे जैसे भी चोरी करें, चाहे डकैती डालें, सरकार हमारी ही रहेगी, ये भी कहता है। लेकिन अब उसको भी यकीन हो गया है कि उसकी सरकार चोरी से बन रही है, उसकी सरकार फर्जीवाड़े से बन रही है। अब ये भाजपा के माइंडसेट वालों को भी यकीन हो चुका है। संयम पित्रोदा पर जलाते हैं। संयम पित्रोदा ये इस देश में जो सूचना क्रांति है, जो तकनीकी क्रांति है, उसके जनक हैं। इस बात को जानना होगा, क्योंकि जो आज के 2014 के बाद आजाद भारत के निवासी हैं, उनको मूर्खों को कुछ नहीं पता है मोदी के अलावा, वो सिर्फ मोदी ही जानते हैं। संयम पित्रोदा का नाम सुनेंगे कहेंगे अच्छा गैर सनातनी है और देशद्रोही है। राजीव गांधी ने जब भारत में इंफॉर्मेशन की क्रांति की, सूचना क्रांति और तकनीकी की क्रांति, तो संयम पित्रोदा ही उनके सलाहकार थे, उन्होंने किया। संयम पित्रोदा अपने बेबाक बयान, वो उस टाइप के, वो टेक्नोक्रेट हैं, वो पॉलिटिशियन बहुत नहीं है, तो वो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर, नेपाल, ये तीनों देश का नाम लिया, कहा कि यहाँ पर मैं सब जगह रहा हूं, लगता ही नहीं है कि हम बाहर हैं, लगता है कि मेरा अपना घर जैसा लगता है। पाकिस्तान दुश्मन है, आतंकवाद हमारे यहाँ फैलाता है, वो सब ठीक है, लेकिन आबो हवा तो हमारे जैसी ही है, लोग तो हमारे जैसे ही हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश तो सब हमें से कट के बना है, लेकिन ये भाजपाई कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं। इन्होंने हमला शुरू कर दिया। जरा मैं आपको हमला सुना देता हूं थोड़ा सा, लाइए। ये टीवी पर कभी कूद कूद के पत्रकारिता करते थे, अब जो है प्रवक्ता हो चुके हैं। हम सब जानते हैं और देश के 140 करोड़ देशवासी इस बात को जानते हैं कि पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तान ने कराया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति ये कह सकता है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान उसके लिए घर जैसा है? पर इस बात को राहुल गांधी के करीबी
जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी निर्धारित करते हैं, जिनका रिश्ता गांधी वाड्रा परिवार से पिछले 30 सालों का है। मतलब वो जो कहते हैं वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी कहती हैं, और ये कहते हैं कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान इनके लिए घर जैसा है। चलिए हटा दीजिए, जैसा पत्रकारिता में बिना पढ़े लिखे उछल कूद मचाता था वैसे ही प्रवक्ता के रूप में भी 30 साल, मतलब 1995 से राजीव गांधी का उससे 5 साल पहले निधन हो चुका था, उनकी हत्या की गई थी। राहुल गांधी 1985, 84, 85 से सैम पित्रोदा जो है साथ में है। 40 साल से ऊपर हो गया है। भंडारी पढ़ लो, कब्बो थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो। खैर, विषय ये नहीं है, विषय है कि इन्होंने कहा जो है पुष्पेंद्र भाई महोदय ने कि जिस देश ने हम पर पहलगाम में हमारे देश पर हमला किया, पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान ने किया। मैं प्रदीप भंडारी को करेक्ट करना चाहता हूं, सिर्फ पहलगाम पाकिस्तान ने नहीं किया, इसी के बारे में देश को नहीं पता है। आप तुम्हारी बात मानेंगे, इसका मतलब पहलगाम के पहले वाला कोई और किया है, बाकी सब है पुलवामा और पठानकोट सब। देश को यह भी पता है कि इसके पहले उड़ी में, पुलवामा में, पहलगाम में, पठानकोट में, संसद में, मुंबई में, अहमदाबाद में बहुत आतंकी हमले भारत पर सब पाकिस्तान ने किया है। ये मोदी जी को ही पता होगा बात, पुष्पेंद्र भाई पता होगा ना, मुझे लगता है जो सर्वज्ञ हैं उनको तो पता ही होगा। खाली पहलगाम क्यों बता रहे हो? ये सब बहुत पहले हुआ है। ये सन 90 के बाद से जब से आतंकवाद शुरू हुआ तब से भारत में बहुत हमले हुए, और मोदी को सब पता है, वो बिल्कुल अपडेट रहते हैं। तो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। भैया दिखाना जरा, वीडियो फोटो सब दिखा दो। ये देखिए, ये अनुराग ठाकुर के बगल में शाहिद अफरीदी है। ये क्रिकेटर, इसको मैं नहीं गिनता हूँ। एक मैं तो भाजपा का टूल किट मानता हूँ, क्योंकि शाहिद अफरीदी का कोई फोटो राहुल गांधी के किसी के साथ नहीं है, लेकिन जब भाजपा फंसती है तो शाहिद अफरीदी राहुल गांधी की तारीफ कर देता है, और यहाँ पर भाजपा ही कहते हैं देखो पाकिस्तान से तारीफ है। क्या ये बैठते हैं तो साथ में बात होती है कि जब हम फंसे तो राहुल की तारीफ कर दो? मेरा सवाल है ये अनुराग ठाकुर से। अनुराग ठाकुर के बगल में बैठे हुए हैं ये शाहिद अफरीदी। ये क्रिकेटर से ज्यादा पॉलिटिकल बयानों के लिए, भारत पर हमले के लिए, भारत के बारे में उलझन बकने के लिए जाना जाता है ये व्यक्ति। तो इसके साथ क्या कर रहे हैं? अगला विजुअल दिखाइए। ये मैं इसीलिए प्रदीप भंडारी के लिए सब दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सामने ये शरीफ साहब हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी बिना भारत में इन्फॉर्म किए, बिना कोई सूचना दिए, कोई सूचना नहीं थी, सीधे पाकिस्तान पहुंच गए थे। क्यों पहुंच गए थे, क्यों पहुंचे थे? अगली फोटो, ये हाथ में हाथ डाले हुए, हाथ में हाथ। ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले कोई आतंकी हमला नहीं हुआ था, इसके बाद हुआ है। इसके पहले इस भारत के सीने पर आतंक के दर्जनों जख्म थे, और कश्मीर जोड़ ले तो सैकड़ों जख्म थे। तो हाथ में हाथ क्यों आ गया भाई, मिले हुए? और ये फोटो देखिए, देख रहे हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा? ये देखिए, ये वही शरीफ के साथ गले मिल रहे हैं। राई का दाना बीच में फेंकने की जगह नहीं है, इतनी शिद्दत से मिल रहे हैं जैसे मुद्दत के बाद बिछड़े हुए दो मिले हों, ऐसी शिद्दत से मिल रहे हैं। देख लिया आपने? अब एक विजुअल दिखा देता हूं, ये सब देखा होगा आपने, सिर्फ रिमाइंडर के लिए हम भंडारी के लिए लाए थे। ये विजुअल देखिए, देखिए और ये जय शाह है अनुराग ठाकुर, फिर उसके बगल में जय शाह, उसके बगल में शाहिद अफरीदी, और शाहिद अफरीदी और जय शाह बातचीत में लगे हुए हैं। ठीक है, जय शाह सन ऑफ अमित शाह। अब एक बात और जोड़ दूं, इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे तुक्के में सीट वहीं पर, टिकट वहीं का खरीद लिया होगा। तो जय शाह टिकट खरीद करके नहीं जाते हैं, उनकी सीट वो प्रोटोकॉल में आती है, वो बीसीसीआई से लेके आईसीसी तक, बीसीसीआई के आका से लेके आईसीसी के आका तक का सफर तय कर रहा है।
तो वहां टिकट खरीद के नहीं जाते हैं कि अरे हमको पता नहीं था बगल वाली सीट पे कौन आके बैठे। और अगर पीसीबी का प्रेसिडेंट बैठा होता जय शाह के बगल में तो भी मैं मान लेता कि चलो ये प्रोटोकॉल की वजह से हो गया होगा, क्योंकि अगर ये आईसीसी या बीसीसीआई के पदाधिकारी के रूप में जय शाह बैठे हैं तो बगल वाली चेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष की हो सकती है, उसके प्रेसिडेंट की हो सकती है। ऑफिस बियरर नहीं है, न आईसीसी का ऑफिस बियरर है अफरीदी, न पीसीबी का ऑफिस बियरर है अफरीदी, न पाकिस्तान सरकार का मंत्री है शाहिद अफरीदी। कुछ ये बगल में तभी बैठ सकते जब दोस्ती में बुलाया जाए कि आओ दोस्त चुगली करें, तभी बैठ सकता है, नहीं तो बैठ नहीं सकता। बिल्कुल स्पष्ट मैं बता रहा हूं। अब बताइए भंडारी कि आतंकी हमले क्या पहलगाम के पहले नहीं हुए थे? पुष्पेंद्र भाई, इन राष्ट्रवादियों, छदम राष्ट्रवादियों पर आप क्या कहेंगे? बाप के हवाले है माइक। देखिए आशीष जी, अगर इनकी राजनीति में से मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, ये तीन शब्द आप हटा दो तो इनकी राजनीति खोखली है, इनका राष्ट्रवाद खोखला है सारा का सारा। और अभी पहलगांव की घटना पाकिस्तान ने कराई, फिर तुम पाकिस्तान के साथ मैच क्यों जाके खेले? पैसा क्यों गिना आपने वहां जाकर? तो उसमें पैसा गिनना था, पैसा गिन लिया, लेकिन जब भारी किरकिरी हुई तो कहा देखो हमारे कैप्टन ने और हमारी टीम ने उनसे हाथ नहीं मिलाया। अरे पैसा तो गिन लिया ना, क्या 1000 करोड़ रुपए आपने गिना, वो बताइए। ये केवल, अच्छा दूसरा, अभी पिछले दिनों में एक मोहन भागवत जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई देखो जो है जो बट गए हैं और उनको भी वापस ले आएंगे। तो ये तो खुद ही अखंड भारत का नक्शा बना करके देते हैं, उसमें तो पाकिस्तान भी शामिल है, सारा का सारा बांग्लादेश भी शामिल है। तो भाई अखंड भारत में जब आप अखंड भारत सपना आपका है तो क्या ये लोग हिंद महासागर में, अरब की खाड़ी में फेंक दिए जाएंगे और केवल जमीन आपके पास आ जाएगी? क्या जमीन आएगी तो लोग भी आएंगे, तो लोग आएंगे तो फिर उन लोगों का आपने क्या इलाज सोचा है? तो ये जो है केवल फर्जीवाड़ा करने में विश्वास करते हैं। और अभी जैसे ही अमित शाह भी बिहार में गए थे, जब ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो इन्होंने अपनी ही भीड़ से पूछा भाई राहुल गांधी आए थे उसका क्या मुद्दा था? तो लोगों ने कहा वोट चोरी। उसने कहा नहीं 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 नहीं, वोट चोरी नहीं था, मैं बताऊंगा क्या मुद्दा था। घुसपैठिए पे ले आए, तो घुसपैठिए आए तो ये भी आप ही का दोष माना जाएगा महाराज। 11 साल से तो आप ही की सरकार है, क्योंकि एक बयान इनका बहुत वायरल होता है मोदी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब हथियार कहां से आ जाते हैं, ड्रग्स कहां से आ जाती है, सारी बॉर्डर पे जो है सिक्योरिटी दिल्ली के पास है। तो आज दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? दिल्ली की गद्दी पे मोदी जी आप बैठे हैं, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी आप खुद हैं। अगर बाहर से कोई घुसपैठिए आ रहे हैं तो 2 आंकड़े बताइए कि कितने घुसे और कितने निकाले गए। आज तक कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है। केवल चुनाव का लाभ लेने के लिए एसआईआर जैसी एक्सरसाइज पूरे बिहार में थोप दी गई कि भाई 65 लाख हमने वोट काट दिए घुसपैठियों के लिए। घुसपैठियों के नहीं है, वास्तव में वो उन वर्गों के हैं जो राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन से भी साबित हो गया कि भाई मुसलमानों के हैं, यादवों के हैं, पिछड़ों के हैं, दलितों के हैं, जो भी संभावित है कांग्रेस का वोटर है या इंडिया गठबंधन का वोटर है, उसके सबके वोट आप काट देते हैं योजनाबद्ध तरीके से। ये एक्सरसाइज वहां चल रही थी। तो अब इससे साबित होता है तो ना तो इनको जो है घुसपैठियों की चिंता है, ना पाकिस्तान जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है उसके साथ क्रिकेट खेलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फाइनल भी खेलेंगे, ये भी आपको गारंटी दे रहा हूं, वहां से विड्रॉ नहीं करेंगे। फिर कोई बहाना बना देंगे कि देखो आज हमने हाथ नहीं मिलाया था। संडे को फाइनल तो दूर की बात है, संडे को फिर पाकिस्तान से मैच है, इसी परसों संडे। हाँ, तो ये क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को जितना ज्यादा एक दूसरे को पहले गाली दो, क्योंकि जितना गाली देंगे उससे उतना ही टिकट बिकेगा, उतना ही पैसा हमारे यहाँ आएगा, उतना ही पैसा हमारे बच्चों के हाथ में आएगा, हमारी कंपनियों के हाथ में आएगा। तो ये खेल सारे देश के सामने खेला जा रहा है और सारे देश के सामने पट्टी बांध दी गई है आंखों के ऊपर राष्ट्रवाद की। साहब पाकिस्तान को धूल चटा दी, घुटने पे ला दिया, हमने ये कर दिया, हमने
सीज फायर उसने मिन्नत करी, हमने सीज फायर करा दिया, शाम को ही उसने अटैक कर दिया उसी दिन। सीज फायर अगर उसने आपके रिक्वेस्ट पे उसने अब किया था कि भाई मुझे मेरी जान बख्श दो, तो वो शाम को अटैक करता, और अगले दिन जब आप भाषण दे रहे थे फिर अटैक कर दिया उसने। सारे देश ने वो विजुअल देखे ड्रोन से। तो इससे ये पता लग रहा है कि ना तो पाकिस्तान पे आया था, ना इनका कोई अखंड भारत का प्रोजेक्ट है। इनका प्रोजेक्ट केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, मुसलमान, बहरूपिया, ये घुसपैठिया और कब्रिस्तान कह के सत्ता पे काबिज होना और अपने लोगों के लिए धन कमाना है और जनता का मूर्ख बनाना है। अब इस चीज का खुलासा जैसे ही जनता में होता चला जा रहा है, और वोट चोरी का भी खुलासा हो गया, जिससे पता लग गया कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, मोदी जी लोकप्रिय नहीं है, जो है लोक चोर है, एक तरीके से वोट चोर है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, गली गली में गूंज रहा है। उससे ये घबरा गए हैं और ये मिलने भी जो जा रहे हैं। मैं दोनों घटनाएं बता देता हूँ। मणिपुर गए थे, आम पब्लिक के बीच में जाने की इनकी कोई हिम्मत नहीं है, और इनका स्वागत करने के लिए स्टूडेंट खड़े कर दिए वहां, क्योंकि उनकी सबकी ड्रेस एक जैसी थी। आम भीड़ की सबकी एक जैसी ड्रेस नहीं होती है। पंजाब में गए थे, हेलीकॉप्टर से गए थे, कुछ लोगों को चुनिंदा को बुला करके बिना मीडिया के ये वार्ता करते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात कोई कह दे खड़ा होकर, उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देते हैं, अच्छी अच्छी बातें जो कहता है उसको रिलीज कर देते हैं। आम पब्लिक के बीच में या पत्रकार वार्ता करने की इनकी अब हिम्मत नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़, इनके मुंह पे नारा लग रहा है, कहीं से ये जाए कोई छूटा उठा करके ना मार दे, कोई जेनजी जो है उछल के कोई और ऐसा काम ना कर दे, इससे ये भयभीत है। और राहुल गांधी के खुलासे के बाद तो इनका सारा का सारा महल ही जो है ताश के पत्ते की तरह गिर चुका है। अब जो हाइड्रोजन बम आएगा, जिसमें खुलासा हो जाएगा कि ये चोरी से खुद जो प्रधानमंत्री बने हुए मोदी जी वाराणसी से चोरी से जीते, क्योंकि कई राउंड में आपको याद होगा अजय राय जो कांग्रेस के कैंडिडेट से पीछे रहे, फिर अचानक बिजली भाग गई, अचानक जो है वेबसाइट ठप कर दी गई, जिसमें पता लगता है कि कितने राउंड के बाद कौन कहां कितने वोटों पे खड़ा है, और फिर अचानक उनको जीता हुआ दिखा दिया। तो ये सब ड्रामा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके कोई रिकॉर्ड ये देने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग जो केचुआ मैं कहता हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग, इनका भोंपू बना हुआ है, इनके इशारे पे काम कर रहा है, और जनता बहुत ज्यादा गुस्से में भरती चली जा रही है। इसी दुष्परिणाम को और उसी नजारे को जो नेपाल में देखा गया, वो दिन रात इनकी आंखों के सामने आ रहा है। क्योंकि जनता तो जनता है भाई, जनता जब न्याय करती, या तो भाई सुप्रीम कोर्ट जनता ने नियुक्त किया, सुप्रीम कोर्ट और आयोग बनाए, एक सिस्टम बनाया, संविधान बनाया, किसने बनाया? जनता ने बनाया। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जब जनता के फेल हो गए, तो जनता फिर मैनुअल सिस्टम पे आती है, फिर दोनों तारों को जोड़ करके वो खुद हाथ से जोड़ देती है कौन सा तार कहाँ जुड़ना है। अब ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो गया है, इनको पता है कि भाई वाकई ऑटोमेटिक सिस्टम को हमने कब्जा कर लिया है, फेल कर दिया है, चोरी से हम जो सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई हमारी सरकार वैध नहीं है। तो जनता को पता लग गया, तो जनता कहीं हमें दौड़ा ना दे इंडिया गेट पर, इसके भय से ये तमाम बयान दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। फिलहाल अभी तो हमको इस कार्यक्रम में आप इजाजत दीजिए, लेकिन केचुआ कहा पुष्पेंद्र जी ने, कल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक है मनोज काका, उन्होंने कहा केचुआ मत कहिए, क्योंकि केचुआ भी जहां रहता है वहां की जमीन को उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं, केचुआ ही मत कहा जाए इनको। खैर, स्थिति जो भी है आज की तारीख में देश में, इसमें कब तक गुमराह करेंगे, कब तक भ्रमित करेंगे मतदाताओं को, देश के नौजवानों को, देश के जेनजी को, जेनजी बोलते हैं देश के जेनजी, क्योंकि जेनजी मान लीजिए थोड़ा बहुत आपने उसको सुला दिया, सहला करके झपकी दे दी है, नींद उसकी खुलेगी तो दिक्कत तो होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका तो हमने कब से सुना है, ये तो बचपन से कहावत सबने सुन रखा है, सबने सुना हो। राहुल गांधी ने उनकी पोस्ट एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, हमने शुरू में लिखा था, फिर पढ़िएगा। केवल ये लिखा था देश के युवा नौजवान जेनजी, हाँ, देश के युवा स्टूडेंट जेनजी संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी रोकेंगे। नेपाल का तो लेने देना नहीं था भाई। और जितने आपने बयान सुने हैं सब में कह रहे हैं नेपाल जैसा कर देंगे, उकसा रहे हैं, हिंसा करवा रहे हैं, नेपाल जैसा करना चाह रहे हैं, हम नेपाल जैसा होने नहीं देंगे। वो नेपाल की बात ही नहीं की है भाई। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वोट चोर गद्दी छोड़ तो नारा अभी बताया पुष्पेंद्र भाई ने, वो अब गली गली में पहुंच चुका है।
अब उस नारे को नया स्वरूप भी दिया जा सकता है, जो जैसे हम लोग नारा देते थे पहले, गली गली में शोर है, तो गली गली में शोर है, साहेब वोट चोर है, ये भी नारा दिया जा सकता है। नारा बदलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नयापन आए, गली गली में शोर है। एक नारा और हमने भी दिया है, और हाँ। वो हैशटैग गो मोदी गो, गो मोदी गो का नारा भी हमने दे दिया है। और 27 तारीख को मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अंबेडकर भवन में एक हमारी मीटिंग होने जा रही है, और दिल्ली में झांसी रोड में जो झंडे वालान पे है, और वहां पर हम लोग जो है गो मोदी गो और जो है वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे को बुलंद करेंगे। और हम डिमांड करते हैं कि तत्काल राष्ट्रपति इस चीज का संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। ये अवैध सरकार है, इसको तत्काल बर्खास्त करके अंतरिम सरकार जिस तरह नेपाल में बनी है, इससे पहले कि हिंसा होकर के वो परिणाम आए, आगजनी होकर के वो परिणाम आए, हम नहीं चाहते। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार पुनः यहाँ पर चुनाव होकर के स्थापित हो और देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाए। यही जेनजी, युवा, स्टूडेंट्स, सब लोग इस देश में, और जो संजीदा लोग हैं वो चाहते हैं, और जो वोट चोर हैं वो तड़ीपार घोषित कर दिए जाए। जी चलिए, धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद। आप मीटिंग करिए, मीटिंग में जो होगा उसको भी हम लोग चलाएंगे, दिखाएंगे। नमस्कार।